गया है कि श्रद्धा ने तीन बार उससे संपर्क साधकर मदद मांगने की कोशिश की थी और ऐसे में अब श्रद्धा केस में पूनम बिडलानी से पूछताछ हो रही है। मुंबई के मानिकपुर थाने पहुंच चुकी हैं सामाजिक कार्यकर्ता पूनम बिडलानी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यहां पूछताछ हो रही है। सुमित, बिल्कुल, पूनम बिडलानी से पूछताछ की जा रही है और कई अहम खुलासे पूनम बिडलानी यहां पर कर सकती हैं। और इससे पहले पूनम बिडलानी की तरफ से जानकारी दी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें जब इसके बारे में पता चला था श्रद्धा के कि उसके साथ मारपीट की जाती है तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहती थी श्रद्धा। इससे पहले भी लगातार मारपीट जो है अमित श्रद्धा के साथ लगातार आफ्ताब करता रहा। तो लगातार अपडेट हम अब तक पहुंचा रहे हैं, तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं जो श्रद्धा मुड़ा केस का हर अपडेट हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। विवेक तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे, साथ ही साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी हैं और वैभव भी हैं। सबसे पहले मैं अंजलि का रुख करता हूं, मुंबई में है अंजलि। अभी हमने देखा कि सामाजिक कार्यकर्ता बिडलानी पहुंची है, इन्होंने कहा कि श्रद्धा ने इनसे वक्त रहते मदद की मांग की थी। क्या कुछ अपडेट है, क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से मिली आपको? बिल्कुल, देखिए अभी तो पूनम को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, यही अंदर पूनम बिडलानी से पूछताछ हो रही है और लगातार पूछताछ हो रही है। लेकिन उससे पहले जब हमारी बातचीत हुई थी पूनम बिडलानी से, उन्होंने यही बताया था कि 2020 में नवंबर में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार श्रद्धा पूनम से मदद मांगने के लिए आ चुकी है। रोते बिलखते श्रद्धा आ चुकी है और उन्होंने चोट के निशान अपनी आंखों से देखे थे। कितनी गहरी चोट होती थी, कितना पीटा जाता था श्रद्धा को, ये सब कुछ श्रद्धा ने पूनम से बताया है। पूनम जो कि सोशल एक्टिविस्ट खुद को बता रही हैं और उन्होंने श्रद्धा के साथ जाकर तुलंजा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, एनसी दर्ज कराई थी। हालांकि पूनम ने कहा है कि उनके पास एनसी की कॉपी नहीं है और उस वक्त जो वहां के एसएचओ तो वो भी अब रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे में वो उस वक्त की एनसी मिल पाना मुश्किल है। लेकिन पूनम के मुताबिक श्रद्धा काफी ज्यादा परेशान हुआ करती थी, जब तब वक्त बेवक्त आपताप उनके साथ मारपीट किया करता था और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को लेकर मारपीट करने लगता था और मारपीट करने के बाद बाकायदा वो घर से भी चला जाता था। और इससे श्रद्धा काफी ज्यादा जब परेशान हो जाती थी, जब आपताप घर से बाहर चला जाता था, तब कहीं जाकर श्रद्धा मदद मांगने के लिए पूनम के पास पहुंचती थी और बहुत सी चीजों के लिए आपताप श्रद्धा को मजबूर भी करता था जो वो करना नहीं चाहती थी। तो इस तरह की बड़ी बातें पूनम ने जब कही है, तो फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर देखिए पूनम को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना होगा कि पूनम यहाँ पर पुलिस के सामने क्या सबूत पेश करती है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है, क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ था वो यहाँ पर लेकर आई है। देखना होगा कि पुलिस के सामने फिलहाल वो क्या यहाँ पर रखती है। अमित, बिल्कुल, और अंजलि आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, वापस आपके पास यहाँ पर लौटेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में लगातार जिस तरीके से खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, अब आफ्ताब का बयान दर्ज करने से पहले पूनम बिडलानी से रिपब्लिक भारत से खास पूनम बिडलानी ने जो है वो बातचीत की है। सामाजिक कार्यकर्ता पूनम ने कहा है कि श्रद्धा 3 बार मदद मांगने के लिए उनके पास आई थी। तो नाला सोपार में रहने के दौरान ये मदद मांगी गई थी। कहा है कि आफ्ताब श्रद्धा को पीटता था, गला दबाकर मारने की भी कोशिश आफ्ताब की तरफ से की गई थी। क्या कुछ और कहा, सुनिए। वो जब आई थी बहुत डरी हुई थी, रो रही थी बहुत और एकदम मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा किसी ने मारा उसको। तो मैंने पूछा उसको क्या हुआ है आपको, उसको पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा चोट लगा था, पूरा बाल यहाँ से ऐसा हुआ था, थोड़ा छोटा बाल रखती थी। ऐसे बताया कि मैं लिविंग में रहती हूँ एक लड़के के साथ में, उसने मुझे बहुत मारा है। हाँ, ऐसे बोल रही थी कि कभी भी उसको गुस्सा आता है मुझे बहुत मारता है, नेक्स्ट डे फिर अपने घर चला जाता है, फिर अगले दिन आता है। और देखिए आपने सुना सामाजिक कार्यकर्ता क्या कुछ कह रही हैं पूनम, लेकिन इस बीच विवेक का रुख करना जरूरी। विवेक वहां पर है जहां पर यह शक जाहिर किया गया था कि श्रद्धा का जो सिर है इस तालाब में हो सकता है। विवेक, वहां पर क्या अपडेट है, क्या अभी भी वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची इन्वेस्टिगेशन के लिए? हमें दिल्ली पुलिस की टीम तो नहीं पहुंची है, लेकिन कहा जा रहा था कि कुछ गोताखोर जरूर आएंगे और इस तालाब को अंदर देखेंगे कि क्या कुछ ऐसे जिसकी बातें निकलकर सामने आ रही कि श्रद्धा के बॉडी का कोई पार्ट या वो सिर जिसको काटा गया था आफ्ताब के द्वारा वो मिल सकता है। हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लोग जरूर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर ये जानना चाहते हैं। लोगों के मन में ये इस बात को लेकर उत्सुकता है कि आखिर जो ये तालाब का जिक्र कल से सामने आया है कि क्या इस तालाब में वाकई में श्रद्धा का सिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि ये तो जांच का विषय है और अगर पानी खाली कराया जाता है या फिर गोताखोरों की मदद से कुछ ढूंढा जाता है तब ये तथ्य निकल कर सामने आएंगे। अभी ना दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, ना कोई गोताखोर मौजूद है, लेकिन लोग यहाँ पर मौजूद है।
मेरे बिल्कुल बराबर में जंगल है, वही महरौली का जंगल जहां पर आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करके फेंके थे। खबर वहां से ये निकलकर सामने आ रही कि शायद पुलिस को 2 या 3 बोन्स जरूर मिले हैं और पुलिस लगातार घंटों घंटों हर रोज यहां पर तलाशी कर रही है। यहां पर जंगलों में एक एक कोना को देखा जा रहा है ताकि कुछ और सुराग मिले। उधर चाहे कोई भी शहर हो जो कि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो और तमाम दूसरे शहर, तमाम दूसरी जगहों पर पूछताछ भी लगातार की जा रही है, लेकिन पुलिस कि अब जो पूरी जांच है वो टिक गई है पॉलीग्राफी टेस्ट पर और वो जब होगा तो तथ्य निकलकर सामने आएंगे। इस बीच पुलिस जंगल में, तालाब में, गुड़गांव में, जहां भी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो खंगाल रही कई कड़ियां हैं जिसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, उसके बाद आपके पास वापस लौटेंगे। आफताब का नार्को टेस्ट फिलहाल आज टल गया है। जानकारी मिल रही है का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा जिसके जरिए समझा जाएगा कितना सच झूठ बोल रहा है आफताब लगातार। अमित जी हाँ, देखिए बड़ी खबर है कि आज होना था नार्को टेस्ट, लेकिन अब पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा, उसके बाद उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाएगा। वैभव सुबह से इस खबर पर लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। वैभव, आज ये टेस्ट टल गया है, पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट की वजह क्या है? बिल्कुल मित्र, प्रक्रियागत हिस्सा है पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट का, जिसके चलते ये कहना था एफएसएल की टीम का कि पहले उन्होंने ये दिल्ली पुलिस से कहा है कि पहले पॉलीग्राफी टेस्ट की जो है वो कोर्ट से इजाजत ली जाए। पॉलीग्राफी जब टेस्ट आफताब का हो जाएगा उसके बाद अगली जो प्रक्रिया है वो नार्को टेस्ट की है, जिसके बाद आफताब का नार्को टेस्ट होगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती अमित ये भी थी क्योंकि दिल्ली पुलिस ही चाहती थी जल्द से जल्द आफताब का नार्को टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि 9 दिनों के अंदर अब तक के दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन शायद उस स्तर तक नहीं पहुंची या फिर उस दिशा में नहीं पहुंची है जहां से पुख्ता सबूत जुटाए जा सके कि आफताब ने श्रद्धा के मर्डर को लेकर जो खुलासे किए हैं उन खुलासों को कोर्ट के अंदर जब दिल्ली पुलिस जाए तो साबित कर सके। और यही सबसे बड़ा कारण है कि कल जब आफताब को एक बार फिर से दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट लेकर जाएगी तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में 4 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस और ले, और 4 दिन की रिमांड के बाद पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन, पॉलीग्राफी के बाद नार्को टेस्ट, यानी कि लंबी प्रक्रिया से आफताब को गुजरना पड़ेगा उन तमाम राजों को जानने के लिए जो राज दिल्ली पुलिस आफताब से लगातार उगलवा रही है। क्योंकि हमें ये समझना होगा आफताब ने 9 दिन के इन्वेस्टिगेशन ठीक है वैभव, बेहतर है मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर, उसका रुख करना जरूरी है। एफएसएल टीम के साथ वैभव ने बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है नार्को टेस्ट को लेकर, पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर, और उसकी बारीकियां भी समझने की कोशिश हमने की है। सुनिए। जो नार्को टेस्ट होना था उस नार्को टेस्ट को टाला गया है और ये माना जा रहा है कि नार्को टेस्ट से ऐसी तमाम कड़ियां जुड़ेंगी जिन कड़ियों को जोड़कर पुलिस इस केस को आसानी से सॉल्व करेगी। हमारे साथ एफएसएल की बड़ी टीम मौजूद है। एसके गुप्ता जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। आज नार्को टेस्ट नहीं हुआ है, टाला गया है, आने वाले दिनों में नार्को टेस्ट होगा, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? हमारा जो दिल्ली पुलिस से जब रिक्वेस्ट आई थी, पिछले 2 दिन पहले रिक्वेस्ट आई थी, तो हमारी टीम उस पर काम कर रही है और हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश है कि इस केस को प्रायोरिटी पर लेकर काम किया जाए। तो पिछले सैटरडे संडे में भी हमारी जो साइकोलॉजी की टीम है उस पर काम किया है इस केस में, और हमने दिल्ली पुलिस को बता दिए कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं नार्को टेस्ट से पहले, उनको पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही नार्को टेस्ट किया जाएगा। कितना वक्त लगेगा सर उन पैरामीटर्स को पूरा होने में? इसमें एक्चुअली नार्को टेस्ट जो है एक इन्वेजिव टेक्निक है, तो इन्वेजिव टेक्निक में सीधा हम उसके अंदर मेडिसिन, सब्जेक्ट के मेडिसिन इंड्यूस करते हैं। उससे पहले एक हम नॉन इन्वेजिव टेक्निक करते हैं जिसे हम पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन भी कहते हैं। पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन वो कन्फाइंड कर रहा है, रिवील नहीं कर रहा है, वो हमें नार्को में हेल्प करेगी उसको रिवील करने में। क्योंकि सर कोर्ट में कल पेश करना है आफताब को, ऐसे में दिल्ली पुलिस के पास वक्त कम है, यानी कि माना जा सकता है कि नार्को टेस्ट बहुत जल्द होगा। बिल्कुल, नार्को टेस्ट बिल्कुल जल्द होगा। पहले अभी पॉलीग्राफ के लिए उसको कंसेंट ली जाएगी, जैसे ही पॉलीग्राफ की कंसेंट मिल जाएगी तो विद इन 10 डेज जो है पॉलीग्राफ भी हो जाएगा और नार्को टेस्ट भी। पॉलीग्राफ मतलब रूटीन में है या फिर स्पेशली आफताब का करवाया जा रहा है? ये रूटीन टेक्निक है जो की जाती है। सर पॉलीग्राफ टेस्ट और जो नार्को टेस्ट है इसके बीच डिफरेंस क्या है, दर्शकों को आप समझाइए। देखिए, एक तो जैसा कि सर ने बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट में किसी तरह का कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं किया जाता, ये विदाउट एनी मेडिसिन, तो यह हमारे लेबोरेटरी में ही होता है। और नार्को टेस्ट चूंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो ये अंबेडकर हॉस्पिटल में किया जाएगा और वो उनके सुपरविजन में होता है। उसमें एक एनेस्थीसिया का कह सकते हैं कि स्मॉल डोज दिया जाता है, उसके बाद ही उस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है।
और नार्को टेस्ट में एक मल्टी डिसिप्लिनरी कह सकते हैं, कई एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे हॉस्पिटल के लोग होते हैं, हमारे एफएसएल के कई एक्सपर्ट होते हैं, फोटो डिवीजन के लोग होते हैं, साइकोलॉजी डिवीजन के लोग होते हैं, और तब जा करके तो सभी का कंसेंट लेने के बाद एक डेट निश्चित किया जाता है कि इस अमुक डेट को होगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा, चूंकि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। और जैसा कि सर ने बताया आपको कि उसके पहले तमाम पैरामीटर्स हैं जिसको फुलफिल करना अनिवार्य है। सर, पॉलीग्राफी टेस्ट कब तक होने की उम्मीदें हैं? जैसे ही उसका कोर्ट का कंसेंट और उसके बाद उससे जो कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, उसी के परमिशन और उस व्यक्ति के कंसेंट के बाद ही ये कंडक्ट किया जाएगा। सर, एक सवाल मैं इसके उत्तर जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि एफएसएल की टीम लगातार इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब तक के क्या लीड मिली है आपको? क्या पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, पुलिस की जांच सही दिशा में बढ़ाने के लिए एक नार्को टेस्ट करना बहुत जरूरी है इसमें। और जैसा कि हमारी जो पूरी होल फॉरेंसिक साइंस काम करती है, एक हमारा लॉकआउट प्रिंसिपल है, इस पे काम करती है कि क्रिमिनल कहीं भी अगर कोई क्राइम करते हैं तो कुछ चीजों को लेके जाते हैं और कुछ चीजों को छोड़ के जाते हैं। जिस तरह से ये फिजिकल एविडेंसेज हैं, ब्लड, सीमेन, स्लेवा, स्वेट, इस तरह की जो चीजें हैं ये हमें क्राइम सीन पे मिलती हैं। पर ऐसा भी माना जाता है कि क्रिमिनल अपने माइंड में भी काफी चीजें लेके जाता है, काफी इंफॉर्मेशन उसके माइंड में भी एकत्रित रहती हैं। उन इंफॉर्मेशनों को निकालने का तरीका नार्को टेस्ट है। अगर किसी भी ह्यूमन को सबकॉन्शियस कर दिया जाए, उस हालात में अगर हमारी जो क्वेश्चनिंग होगी तो उससे सच्चाई ही बाहर आएगी। ऐसा इसलिए कि सबकॉन्शियस हालात में वो उसमें कोई भी चीज मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो नार्को टेस्ट इसलिए कंडक्ट करना बहुत जरूरी है। सच्चाई बाहर आएगी तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को काफी हेल्प करेगी। सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि 9 दिन इस इन्वेस्टिगेशन को हो चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि आफताब जो है वो जांच टीम को गुमराह कर रहा है। जिस जगह पर बता रहा है वहां पर पुलिस टीम और जांच टीम जाती है तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ है सर? इसके बारे में मैं आपको मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ आपको बोलना। नार्को होगा तो आसानी होगी। नार्को होगा, नार्को टेस्ट में वो जो भी इन्फॉर्मेशन कन्फाइंड कर रहा है, जहां भी उसने एविडेंसेस को छुपाया है या फेंका है, वो उसको हेल्प मिलेगी कलेक्ट करने में। तो ये एफएसएल की टीम थी जो इस नार्को टेस्ट को लेकर और इस पूरे मामले में जांच को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है, ताकि आफताब ने जिस श्रद्धा का मर्डर किया, श्रद्धा के मर्डर के बाद उन तमाम साक्ष्यों को जुटाया जा सके और साक्ष्यों को जुटाए जाने के बाद आरोपी आफताब को सजा दिलवाई जा सके। तो अभी आपने समझा कैसे नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए तमाम चीजों को खंगाला जाएगा कि सच बोल रहा है आफताब या झूठ बोल रहा है। लेकिन अंजलि लगातार हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। अंजलि, हम देख रहे हैं मुंबई में भी जांच के तार फैल गए हैं, क्योंकि जहां सामाजिक कार्यकर्ता ये दावा कर रही हैं कि 3 बार मदद मांगी गई, वहीं आफताब का परिवार कहां है, उसका वो फोन कहां है, श्रद्धा का वो फोन कहां है, तमाम चीजें जो मुंबई में जांच को आगे ले जा रही। बिल्कुल, देखिए यही तो सवाल अभी मुंबई से लेकर दिल्ली पुलिस के मन में भी बना हुआ है कि आखिर आफताब का परिवार है कहां। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गोविंद यादव से नया नगर पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। गोविंद यादव वो शख्स है जिन्होंने आफताब के परिवार का सामान दिल्ली के छतरपुर में उसी एड्रेस पे, यानी कि 93/1 गली नंबर 1 में छतरपुर में शिफ्ट कराया था। गोविंद यादव से लगातार कई घंटे तक पूछताछ हुई है और वो रेसिप्ट गोविंद यादव ने सामने रखी, उस रेसिप्ट में आफताब अमीन पुनावाला साफ तौर पर लिखा हुआ था। यानी कि जो एड्रेस है जहां पर पहले आफताब पुनावाला का परिवार रहता था और उसके बाद जहां पर आफताब पुनावाला खुद रहता था, उस एड्रेस पर पूरा सामान भिजवाया गया। कुल 37 आइटम्स थे और 20,000 रुपए का ये बिल बना था। और 5 जून सलोनी, ये बड़ी बात है कि 5 जून 2022 का ये बिल उसने सामने रखा है। तो ऐसे में पुलिस को एक ये भी बड़ा अहम बिंदु मिला हुआ है। इसके अलावा